चलिए बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए इस खबर पर बात करेंगे जहां राजनाथ सिंह से सीएम की मुलाकात हुई है। दिल्ली में सीएम धामी राजनाथ सिंह की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। सीएम ने रानीखेत लैंसडाउन छावनी भंग करने की वकालत की है। जिला प्रशासन को हस्तांतरित करने का आग्रह किया है। राजनाथ सिंह ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशन से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। सीएम ने हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने, छावनियों को सैन्य स्टेशन के रूप में फिर से नामित करने का स्वागत किया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, ये मुलाकात बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि साफ तौर पर अभी देखा गया है कि अतिक्रमण को लेकर सीएम खुद बहुत सक्रिय हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अब जो छावनी की बात सामने आ रही है, चाहे वो लैंसडाउन की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, रानीखेत की बात हो, इसको भंग करने की जो वकालत की गई है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितना मायने रखती है? देखिए दीपिका, लगातार ही हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर लगातार ही केंद्र सरकार से के जो नेता है उनसे बात करते रहते हैं, उनसे मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है तो वो कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है कि कई ऐसी अस्थायी छावनी बना दी गई है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि अगर रानीखेत की बात की जाए और लैंसडाउन की बात की जाए तो वहां पर भी छावनी बनाई गई है जो औपचारिकता के तौर पर वो प्राथमिकता के तौर पर नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भंग करने की बात की है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो सहयोग की बात की है वो राजनाथ सिंह ने कही और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में लगातार ही सीएसडी कैंटीन की बात हो रही थी और जोलीग्रांट में लगातार हम देख रहे थे एयरपोर्ट के लिए एक भूमि हस्तांतरित करने की बात कर रही थी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दीपिका, इस छावनी से जो परेशानियां हैं, आखिरकार संजय वो क्या आती थी, क्या बात कही गई है? देखिए दीपिका, हमने देखा है कि उत्तराखंड में कई ऐसी छावनियां बनाई गई है जो प्राथमिकता के तौर पर सही नहीं है, यानी बेवजह यहाँ पर छावनी बनाई गई है। हालांकि इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है अगर यह छावनी रद्द की जाती है, यह जमीन प्रशासन को सौंप दी जाती है तो कहीं ना कहीं यह लोगों को लाभ मिलेगा। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। दीपिका, चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। आगे भी आपका मैं रुख करूंगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आ रही है जिसमें बद्रीनाथ हाईवे को फिर से बंद कर दिया गया है। लामबगड़ के पास खचड़ा नाला उफान पर है। लगातार बारिश के चलते बढ़ा है जलस्तर। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया है। गाड़ियों की अब एक लंबी कतारें आप देख पाएंगे। सैकड़ों यात्रियों के फंसे होने की भी अब खबर आ रही है। तो चार धाम यात्रा लगातार बाधित जरूर हो रही है क्योंकि मौसम में करवट बदलते ही साथ आपको बताते कि मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून होते ही किस तरीके से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, ये लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं। कभी केदारनाथ की यात्रा को रोका जाता है, कभी बद्रीनाथ की यात्रा को इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, जो एनएच हैं, वो इस वक्त भर जाते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको उचित नहीं माना जाता। तो फिलहाल आपको बता दें कि सैकड़ों यात्रियों के फंसे होने की खबर है। बद्रीनाथ हाईवे को फिर से एक बार बंद कर दिया गया है। लामबगड़ के पास खचड़ा नाला इस वक्त तूफान पर चल रहा है और लगातार बारिश के चलते जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी गई हैं। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, मौसम लगातार खराब बना हुआ है पहाड़ों में और इसका असर कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर सीधे तौर पर हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं, जरा जानकारी दीजिए।
देखिए दीपिका, लगातार ही हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही जो मौसम के बदलने का सिलसिला था वो लगातार जारी हो गया था। हाँ। यही वजह है कि इस बार जो तीर्थ यात्री है वो बेहद परेशान है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर चमोली की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिस कारण तीर्थ यात्री बेहद परेशान है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड होने से जो यात्री है वो भी फंसे हुए हैं। इसकी सूचना पर लगातार जो संजय, स्थानीय मौसम प्रशासन विभाग है, का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? कब तक ऐसा मौसम रहेगा, या बीच में मौसम खुलेगा तो यात्रा शुरू करवाई जा सकती है? इस बारे में कोई जानकारी? निश्चित तौर पर दीपिका, लगातार ही मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट कर रहा है और लोगों से भी एक जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार तीर्थ यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि जैसे पहाड़ों में बारिश होती है ऐसे में आप यात्रा मार्ग पर ना जाएं, यानी अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहाड़ियों में बारिश होती है तो उससे जो यात्रा मार्ग होता है वो पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। इस वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। इसको लेकर वहां पर जो आपदा राहत टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो तमाम टीमें लगी हुई है, और जिस तरह से भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग होने से वहां पर रास्ता बंद हो गया था उसे भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दीपिका, चलिए संजय, आगे भी नजर बनाएगा, तमाम खबरों पे जुड़ूंगी आपसे मैं। फिलहाल आपका शुक्रिया। इधर हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कांवड़ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स मौजूद रही है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी को कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कांवड़ मेले को लेकर अधिकारी फोर्स को ब्रीफ किया गया है, जिससे कांवड़ मेले में कानून व्यवस्था न बिगड़े। बता दें इस बार मेले क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर्स में बांटा गया। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान लगभग 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए। इसमें पर्याप्त नंबर फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आने वाली है और हमारे पीएसी भी लगा हुआ है, जल पुलिस भी है और सेक्टर है हमारे 130 के आसपास सेक्टर बना हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरा प्लान कर दी गई है। ट्रैफिक को पुलिस को भी ब्रीफिंग हो गया है और फील्ड में वो भी ब्रीफिंग होगा। ट्रैफिक को जब जरूरत पड़ता है डाइवर्ट किया जाता है। स्मूथ ट्रैफिक कराना हमारा ड्यूटी है। लगभग 50,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो गई है और जिसमें बैरागी कैंप से लेकर बनदीप और चमगादड़ द्वीप इन सभी जगहों को हम लोगों ने लिया है। लगभग 1000 के करीब टॉयलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें सीएसआर से लोगों ने दिए, कंपनीज ने दिए, और नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिल बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है। तो ये 11 तारीख से हम ज़रूरत के हिसाब से चाहे 11 को खोलें या 11 से लेकर 17 तक हमारा मिनिमम खुलेगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान भी आपका 17 तारीख को रहेगा। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएएस अंशुल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंशुल सिंह ने संभाला है प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का चार्ज। हर की पौड़ी पहुंचकर अंशुल ने पूजा अर्चना। कार्यालय पहुंचने पर अंशुल सिंह का भव्य स्वागत हुआ है। अंशुल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। ईमानदारी, पारदर्शिता से तमाम काम होंगे, जनता के काम किए जाएंगे, अंशुल ने अपनी बात कही है। तो कार्यालय पहुंचने पर सुझाव मांगे गए हैं। अंशुल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया है। आईएएस अंशुल सिंह को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर बने हुए हैं।
संजय, देखिए आईएएस अंशुल सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई जिम्मेदारी को किस तरीके से संभाला जाएगा और कौन कौन से कर्तव्य उनके द्वारा निभाए जाएंगे, जरा बताइए। देखिए दीपिका, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कई आईएएस के तबादले हुए हैं, जिसमें अंशुल सिंह को हरिद्वार में एक मुख्य विभाग मिला है। यानी कहा जा सकता है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो अंशुल सिंह को मिली है। सबसे पहले अंशुल सिंह ने मां गंगा में पूजा अर्चना की है, उसके बाद जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी है उनसे मुलाकात की है। हालांकि इन्होंने कहा है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से इस विभाग में कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि विकास प्राधिकरण एक ऐसा विभाग है, यहाँ पर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, क्योंकि जो लोग अवैध तरीके से निर्माण करते हैं, जो लोग अवैध तरीके से कॉलोनियां काटते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आता है। यही वजह है कि अंशुल सिंह ने कहा है कि बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता से इस विभाग में काम किया जाएगा। दीपिका, देखिए अंशुल सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय, बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। चलिए उस खबर में बढ़ते हुए उत्तराखंड की ओर एक बार फिर से रुख, जहां पर जनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी के पार्षद से लेकर सांसद तक के जनप्रतिनिधि को अपने बूथ में हर घर तक पहुंचना है। इसके अलावा मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी इसी तरह से हर घर तक पहुंचना है। ये भी कहा गया कि 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। उस बैठक के दौरान उत्तराखंड में चलाए गए जनसंपर्क अभियान पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। शब्द हमारे दल में कभी रहता नहीं है। हमारे दल में कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर नए लोगों को काम दिया जाता है। तो कहीं पर कोई काम रह जाए, उसके लिए नया कार्यकर्ता कोई कार्य की दृष्टि से आए तो उसका हम स्वागत करते हैं। और भविष्य के अंदर क्या निर्णय होंगे, कौन सा कार्यक्रम बनेगा, लेकिन मुख्य रूप से 7 तारीख की बैठक जो है वो हमारे हर वर्ष हर कार्यक्रम में समीक्षा बैठक केंद्र द्वारा होती है और उसका नए वर्षों के नए समय के कार्यक्रम वहाँ से जारी होते हैं। अभी क्योंकि वर्षा काल है, इंडोर के कार्यक्रम, ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम हो सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक मेल जोल के कार्यक्रम हो सकते हैं। इन विषयों को लेकर बैठक रहने वाली। इधर समान नागरिक संहिता को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है और इसी मामले में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने खास बातचीत की। जरा देखिए। बिल पूरे देश में आज सुर्खियां बटोर रहा है, यानी कि जल्दी सरकार लागू करने जा रही है। उत्तराखंड में तो ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह ओवैसी या फिर उनके जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि केवल उनके धर्म को टारगेट करने के लिए, यानी उनके धर्म में विघ्नता पैदा करने के लिए ये बिल सरकार ला रही है। 2024 टारगेट है, आप क्या कहते हैं? ये चंद लोग हैं जो हल्की मानसिकता के लोग हैं और वो केवल अपनी यही चीज़ राजनीति करते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जो लिखा पढ़ा मुस्लिम है और जो अच्छा है, देशभक्त है, वो इस बात को विरोध नहीं करता। वो कहता अच्छी तो बात है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश हमारा है, हम सबका देश। हम एक जम्मू कश्मीर में 370 होते, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान होते थे, हट गया ना, अब लोग खुश हैं। हमारी असद मदनी कई मौलाओं ने तो बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, जिसमें ओवैसी भी है, कि यदि लागू भी किया तो हम नहीं मानेंगे। तो देश बड़ा है, धर्म बड़ा, आप किस तरह देखते हैं? संविधान से ऊपर कोई है क्या और देश से ऊपर कोई है? देश है तो हम सबको, और देश नहीं तो फिर क्या है? इसलिए ये जो व्यक्तिगत ये इस तरीके के बयानबाजी है, उनका कोई औचित्य नहीं। यदि स्थिति बिगड़ी लागू करने के बाद तो क्या? नहीं, यदि का तो मतलब ही नहीं है। 370 को आपने देख लिया ना, ये कहते हैं 370 लागू हो गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक चूहा तक नहीं मरा, चूहा तक। यानी कि सरकार शक्ति तो कोई शक्ति का मतलब ही नहीं। लोग तो सारे सरकार के साथ है, पूरा देश गवर्नमेंट के साथ है, मोदी के साथ है। जसवीर सिंह हौसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।